वैदिक सिविलाइजेशन की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां ज्ञान मंत्रों में था और जिंदगी नेचर के साथ जुड़ी हुई थी। करीब 3000 साल पहले 1500 बीसी किताबों और मीडिया के बिना भी एक संस्कृति थी जो सोचती, लिखती और दुनिया को समझती थी। 1500 से 1200 बीसी का ऋग्वेदा पहला सोर्स है। इसमें सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अर्ली सोसाइटी, ट्राइब्स, कैटल और युद्ध की झलक है। 1000 बीसीई के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आए। इनमें सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि फिलॉसफी, हीलिंग और सॉन्ग्स की भी दुनिया है। फिर ब्राह्मणास और अरण्यकास में रस्में दिखी। 700 बीसी के बाद उपनिषद ने मैं कौन हूँ और जग क्या है जैसे गहरे सवाल उठाए। ग्रंथों के साथ जमीन के नीचे पेंटेड ग्रेवेयर और आयरन टूल्स मिले। ये बताते हैं कि लोग खेती और तकनीक में माहिर हो रहे थे। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की मुख्य ब्रांच है। इससे स्कॉलर्स को माइग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज के अहम सुराग मिले जो इतिहास के राज खोलते हैं। कहानी आगे बढ़ी। 400 बीसीई से 100 सीई के बीच महाभारत और रामायण आए। ये एपिक्स परिवार, धर्म और कर्तव्य की जटिल गाथाएं हैं। वेद और पुरानी हांडी सिर्फ पास्ट नहीं, हमारी आइडेंटिटी है। इसी सभ्यता ने हमें सोचना, पूछना और समझना सिखाया। ऋग्वेदिक लोग रहते थे सप्त सिंधु में, यानी 7 नदियों की भूमि। ये आज का पंजाब, हरियाणा और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा था। सोचिए, आज से 3000 साल पहले की दुनिया, जहां राजा घोड़ों पर चलते थे और पूरा जीवन बहता था नदियों के साथ। ये लोग गाय पालते, यज्ञ करते थे, हिमालय से खास पौधे सोमा लाकर देवताओं को चढ़ाते थे। काबुल नदी का जिक्र भी है। ऋग्वेदा में यमुना का 2 बार और गंगा का सिर्फ 1 बार नाम आता है, यानी उस समय ये लोग गंगा घाटी तक नहीं पहुंचे थे। यह इलाका पैस्टोरल और सेमी एग्रीकल्चरल था। इन्हीं नदी किनारे के गांवों से राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। ऋग्वेदा सिर्फ हिम्स नहीं है, वो एक नक्शा है जो हमें ले जाता है भारत के प्राचीन दिल की ओर। ऋग्वेदिक पीरियड में राजा चुना जाता था, गद्दी नहीं पाता था। राजनीति राज्यों की नहीं बल्कि जनों की थी। उधर बसी थी जनाएं, छोटे छोटे वंश और गांव से, और सबसे बड़ी यूनिट थी जाना, जिसका मुखिया कहलाता था राजन। राजा की सत्ता एब्सोल्यूट नहीं थी। सभा और समिति उनके निर्णयों पर नजर रखते थे। वह समिति एक बड़ी जनसभा थी जहां जनजाति के लोगों की आवाज थी। राजन चुना हुआ नेता होता था जिसका काम जन, गायों और संपत्ति की रक्षा करना था। समय के साथ जनपद काल शुरू हुआ। राजन से राजा बना, सत्ता वंशानुगत हुई और सभा समिति का प्रभाव घट गया। ऋग्वेदिक पॉलिटी लोकतंत्र की तैयारी थी। इसने सिखाया कि सत्ता जनविचार, परामर्श और संकल्प की सामूहिक शक्ति से बनती है। याद रखिए, राजा से पहले था राजन। सभा और समिति ने तय किया था कि सत्ता जन की निर्णय शक्ति। एक धर्म, न मंदिर न मूर्ति, पूजा खुले आकाश में अग्नि, गाय का घी, जौ और मंत्रों की गूंज से होती थी। ये था ऋग्वेदिक धर्म, जहां प्रकृति ही भगवान थी। इंद्र मेघों के राजा, युद्ध के देवता। अग्नि जो स्वर्ग और मनुष्य के बीच का दूत था। वरुणा कॉस्मिक ऑर्डर यानी रीता का रखवाला। खुले मैदान में पुजारी मंत्र गाते थे। अग्नि में घी, अन्न, दूध और कभी कभी जानवर चढ़ाए जाते थे। और सोमा एक रहस्यमयी ड्रिंक, और देवता दोनों। मूर्ति या मंदिर का कोई नामो निशान नहीं। ये था श्रद्धा और रिचुअल्स का युग, ना कि इमेज वर्शिप का। जीवन के बाद क्या होता है? कुछ को जलाया जाता था, क्रिमेशन, कुछ को दफनाया, बैरियल, और राख बहाई जाती थी नदियों में। ये लोग मानते थे कर्म में जो करोगे वही पाओगे। आत्मा अमर मानी जाती थी। और पूजा का मकसद था धन, संतान, पशुधन और जीवन की समृद्धि। मोक्ष की बात नहीं थी। अभी दुनिया ही सबसे बड़ा लक्ष्य थी। ऋग्वेदिक धर्म एक सिंपल, नेचर बेस्ड, रिचुअलिस्टिक जीवन का दर्पण। 1000 से 600 एडी, ये था लेटर वैदिक पीरियड, जब भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पंजाब से निकलकर हम बढ़े ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की ओर। पहला ठिकाना बना कुरु और पंचाला, आज का वेस्टर्न यूपी। फिर हम पहुंचे कोसल और विदेह तक। इन सब को मिलाकर बना आर्यावर्त, यानी आर्यों की भूमि। पर यह हुआ कैसे? जवाब है आयरन टूल्स और कृषि क्रांति। इसी लोहे से हमने घने जंगल साफ किए। अब जीवन गायों के पीछे नहीं, खेतों के किनारे पर था। बार्ली, राइस और व्हीट सब कुछ उगने लगा। गंगा घाटी अब सिर्फ धरती नहीं, एक महान सभ्यता का केंद्र बन रही थी। यही था लेटर वैदिक पीरियड का असली जादू।
ऋग्वैदिक घुमंतु जीवन अब पीछे छूटा, लोग बसने लगे, जन अब जनपद बन गया। अब पहचान कबीले के बजाय अपनी जमीन और क्षेत्र से थी। पहली बार राष्ट्र शब्द आया। युद्ध अब गायों के लिए नहीं, क्षेत्र जीतने के लिए हुए। वफादारी अब कबीले नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति थी। राजा की शक्ति बढ़ी, पद अब वंशानुगत हुआ, पिता के बाद बड़ा बेटा। राजा अब केवल सरदार नहीं बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। सत्ता दिखाने हेतु भव्य यज्ञ हुए। राजसूय से राज्याभिषेक और अश्वमेध से साम्राज्य बढ़ा। ये अनुष्ठान अब शाही शक्ति प्रदर्शन का बड़ा जरिया बन गए। तुम कर प्रणाली का जन्म हुआ, स्वेच्छा से दी जाने वाली बलि अब अनिवार्य कर बनी। भागदुग और संग्रहित्री जैसे अधिकारी पूरी अर्थव्यवस्था को संभालते थे। राजकोष का पूरा भार वैश्य वर्ण पर था। वे उत्पादक थे और करदाता भी, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय इस कर पर निर्भर थे। सभा और समिति का महत्व घटा। उन पर अमीरों और ब्राह्मणों का कब्जा हुआ। महिलाओं को अब सभा में प्रवेश की अनुमति मिलना बंद हो गई। राजा अब सर्वोच्च न्यायाधीश बना। चोरी जैसे अपराधों के लिए दंड बहुत कठोर थे। यही व्यवस्था आगे चलकर 16 महाजनपदों के उदय का आधार बनी। ऋग्वैदिक काल में दौलत पैसों में नहीं, गायों भैंसों में थी। जीवन गाय, भेड़, खेत और गांव की ताल में चलता था। कैटल के साथ जौ, गेहूं की खेती उभरी। बैल से हल चलाकर आरंभिक कृषि हुई, पर नगर सरकार नहीं, गांव और कबीले ही केंद्र थे। घुट्टी, दही, घी कभी सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, बल्कि सैक्रिफाइस, धर्म और जीवन का हिस्सा थी। यह यात्रा पशुचारी और जनजातीय अर्थव्यवस्था से शुरू हुई। कैटल वेल्थ की पहचान थे, जिसके रक्षक गोप और गोपति कहलाते थे। समाज पितृ प्रधान था। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था शुरू हुई, जो अभी स्थिर नहीं थी। ट्रेड बार्टर सिस्टम से चलता था। कैटल वेल्थ थे, पर मनी नहीं। उस युग में लूम और आयरन टूल्स भी मौजूद थे। ऋग्वैदिक समाज सरल पर विकसित था। मवेशी बैंक थे और धन का मतलब गाय गोवंश था, न कि आज का पैसा सिक्का।